जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर बेल्ट क्या है, क्यों उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में हम डिफरेंट जो भी इनकी मैकेनिक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रेशर बेल्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर अलग अलग भागों में अलग अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी के सभी भागों में समान रूप से टेम्परेचर प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। ऐसे में क्या हवाएं केवल पृथ्वी के ऊपर ही चलती हैं, यानी सरफेस के जस्ट ऊपर, अथवा हवा में यानी ट्रोपोस्फीयर में भी चलती हैं, पृथ्वी से ऊपर भी चलती हैं? तो वास्तव में जो हवाएं हैं पृथ्वी के जस्ट ऊपर वायुमंडल में, वो सरफेस से लेकर ऊपर कई किलोमीटर तक ये हवाएं चलती हैं। और इन हवाओं के चलने का क्या कारण है, इनका सर्कुलेशन किस तरह का होता है, आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, पूरी पृथ्वी का ये मैप आपके सामने है। इस पृथ्वी पर कितने प्रेशर बेल्ट होते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश इस भाग में, ये जो इक्वेटोरियल ये एरिया है, इसके पास यहाँ कर्क रेखा है लगभग थोड़ा सा नीचे, और यहाँ थोड़ा सा ऊपर यहाँ मकर रेखा है। इस भाग को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये वो भाग है जहाँ सूर्य का प्रकाश 12 महीने लगभग सीधा पड़ता है, क्योंकि सूर्य का इस विस्थापन कर्क और मकर रेखा के बीच में ही होता है। इसके ऊपर वाले भागों में सूर्य कभी सीधा नहीं चमकता। चूँकि इस भाग में सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है और विशेषकर इक्वेटर के पास हर समय 12 महीने गर्मी जैसा माहौल रहता है, क्योंकि सूर्य यहाँ से लेके यहाँ तक विस्थापित होता है, इसलिए मकर भूमध्य रेखा से बहुत दूर नहीं जाता। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर चाहे दिन हो या रात हो, टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। ये टेम्परेचर अन्य भागों जैसा बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन कम भी नहीं होता। लगभग 35 डिग्री के आसपास भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में टेम्परेचर पाया जाता है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे कितनी भी सर्दी पड़े। अब चूँकि ये क्षेत्र ऐसा है जो जहाँ एक ही ऋतु होती है, केवल गर्मी, यहाँ सर्दी से कोई लेना देना नहीं है। गर्मी और सर्दी हमारे लिए है, क्योंकि हम लोग ऊपरी क्षेत्र में स्थापित हैं, इसलिए हमारे लिए गर्मी सर्दी है। इस बेल्ट में इक्वेटर के आसपास सिर्फ एक ही ऋतु होती है, वो है गर्मी। गर्मी के अलावा कोई दूसरी ऋतु नहीं होती। 12 महीने एक जैसा टेम्परेचर रहता है। दिन के समय ये टेम्परेचर 35-36 डिग्री के आसपास, और रात के समय यही टेम्परेचर मुश्किल से 30 डिग्री के आसपास। मतलब दैनिक तापांतर सबसे कम यहीं पाया जाता है। ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी दिन और रात के तापमान का जो अंतर है, वो सबसे कम अगर कहीं होता है तो वो इक्वेटर पे होता है। क्योंकि इक्वेटर पर लगातार गर्मी रहती है, इसलिए लो प्रेशर क्रिएट होता है। हमने पढ़ा था, जहाँ गर्मी होगी वहाँ हवाएं हल्की होकर ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो उस भाग में फिर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर इसी तरह क्रिएट होता है। जहाँ जहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, वहाँ बारिश होती है। ये हर जगह, पूरी पृथ्वी पर ही हर जगह के लिए ये समान रूप से लागू होता है। किसी भी स्थान पर जहाँ गर्मी होगी, हवाएं ऊपर उठेंगी, वहाँ बारिश होगी। तो यही वो क्षेत्र है जहाँ 12 महीने बारिश होती है। रोज़ाना 1 घंटे बारिश होती है, 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में 1 घंटे की बारिश होती है। उस 1 घंटे में दिन भर में जितना वाष्पीकरण होता है, उस 1 घंटे में पूरा का पूरा नीचे। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ हमेशा गर्मी रहती है और लो प्रेशर बना रहता है, 5 डिग्री ऊपर से लेके 5 डिग्री नीचे तक। इस क्षेत्र में चूँकि हवाएं हर समय ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर की ओर उठने के कारण यहाँ जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा या कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। कन्वेक्शनल रेन का सीधा संबंध हवाओं के ऊपर उठने से है। दुनिया के ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पर हवाएं सीधे ऊपर उठती हैं, वहाँ कन्वेक्शनल रेन होती है। ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ के ठंडी हो जाएंगी, कंडेंस होके बारिश हो जाएगी, नीचे गिर जाएंगी, तो इसको कहते हैं कन्वेक्शनल रेन। तो ये इक्वेटोरियल इलाका कन्वेक्शनल रेन वाला रीजन है, और इस भाग में हवाएं पूरी तरह से ऊपर की ओर चलती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल हवाएं नहीं चलती। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी के किस भाग में हवाएं क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली नहीं चलती, तो वो है इक्वेटर। और ये कितना भाग है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, बस इसी भाग में, ये 10 डिग्री वाले भाग को, चूँकि यहाँ सारी हवाएं हॉरिजॉन्टल नहीं चलती, और हम जानते हैं हवा की आवाज़ कैसे आती है, हॉरिजॉन्टल चलने से। जब तक हवा हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगी, हवा की आवाज़ नहीं आएगी। कई बार हम देखते हैं गर्मियों में अक्सर होता है ऐसा, बारिश के सीज़न में होता है कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, तो हम लोग कहते हैं
बड़ा अजीब टाइप की शांति हो गई है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ये हमारे यहाँ तो कभी कभार होता है, लेकिन इक्वेटोरियल इलाके में ये आम है। सुबह से लेके जब तक बारिश नहीं होती तब तक यहाँ बिल्कुल ऐसा ही माहौल बना रहता है, और बारिश होने के बाद तो और ज़्यादा शांत हो जाता है। तो इस भाग को इसीलिए शांत क्षेत्र, पृथ्वी का शांत क्षेत्र या डोलड्रम कहते हैं। तो ये डोलड्रम पेटी है, इसको हम लोग याद रखेंगे। परीक्षा में पूछा जाता है डोलड्रम बेल्ट किसे कहते हैं, डोलड्रम पेटी किसे कहते हैं। डोलड्रम वहाँ की लोकल भाषा में इसका मतलब होता है शांत क्षेत्र। शांति है जहाँ हवाएं बिल्कुल नहीं चलती, हॉरिजॉन्टल, उस क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं। तो ये पृथ्वी का सबसे शांत क्षेत्र है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक शांत क्षेत्र कहाँ है, अर्थात जहाँ हवाएं नहीं चलती हैं हॉरिजॉन्टल, उसको कहते हैं डोलड्रम लोकल भाषा में। तो ये डोलड्रम इलाका हो गया। और पृथ्वी पर अगर डोलड्रम की स्थिति क्रिएट करनी है तो हम क्या कहेंगे, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री नॉर्दर्न हेमीस्फीयर टू सदर्न हेमीस्फीयर, ये वाला एरिया, इसी को हम डोलड्रम कहते हैं। इक्वेटर के आसपास का एरिया है। तो यहाँ पर हर समय लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये पूरी एक पट्टी है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। चूँकि दोनों तरफ है तो इसलिए दोनों को मिलाकर एक पट्टी बन जाती है। इसके बाद फिर 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में एक बेल्ट और बनता है जिसे हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। अब प्रश्न उठता है ये हाई प्रेशर बेल्ट क्यों है, जबकि ये वो क्षेत्र है जहाँ रेगिस्तान पाए जाते हैं, और रेगिस्तानी इलाकों में तो अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। और जब अच्छी गर्मी पड़ती है तो वहाँ भी हवाएं ऊपर उठनी चाहिए, लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए वहाँ, लेकिन यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखिए, चाहे हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ें या सदर्न हेमीस्फीयर, बात एक ही है ना। अगर मैं बार बार नॉर्दर्न की तरफ इशारा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि साउदर्न की तरफ नहीं है, वो सेम वही चीज़ है। जैसे यहाँ 30-35 पर हाई प्रेशर है, ऐसे यहाँ भी 30-35 पे हाई प्रेशर है। यहाँ 60-65 पर लो प्रेशर है, यहाँ भी 60-65 डिग्री पर लो प्रेशर है। तो जो स्थितियाँ नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है वही सदर्न हेमीस्फीयर में भी हैं। तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, दोनों की स्टडी लगभग एक जैसी होती है। तो हम बात कर रहे हैं 30 से 35 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट की। अब प्रश्न उठता है, जब यहाँ रेगिस्तानी इलाके हैं, गर्मी बहुत पड़ती है, तो हाई प्रेशर कैसे हो सकता है। उसका कारण ये है कि जब यहाँ से हवाएं उठती हैं, यहाँ से हवाएं ये ऊपर उठेंगी, ऐसी उठ गई, उठते उठते अब ऊपर जाएंगी तो ऊपर एक निश्चित सीमा तक ही पहुँचेंगी, उसके बाद ये ठंडी होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ये ठंडी होंगी तो ठंडी होके फिर ये कंडेंस हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, भारी होके फिर अब अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी। ऊपर चढ़ने के बाद फिर इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर इस तरह से फैलती हैं। कुछ आधी हवाएं चली जाती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, आधी चली जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो ये यहाँ से दोनों तरफ फैलेंगी। फैलने के बाद ये फिर नीचे की तरफ उतरना शुरू करती हैं। तो जिस भाग में उतरती हैं वहीं पर हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि ऊपर से ठंडी हवाएं दबाव डालती हैं। तो इन दोनों ही भागों पर ऊपर से ठंडी हवाएं दबाव डालती हैं। तो प्रेशर के कारण हवाएं यहाँ से भी ऊपर उठ जाती हैं और नीचे की ओर आती हैं, यहाँ से भी ऊपर चली जाती हैं और नीचे की ओर आती हैं। तो जो हवाएं हवा में गई थी, ऊपर गई थी, वही हवाएं दोनों तरफ, दोनों गोलार्धों में फैलकर नीचे उतरने की कोशिश करती हैं। उसी चीज़ को मैंने यहाँ आपको दिखाया है। ये देखिए, यहाँ से हवा उठी, ये ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये इस तरह से इसकी ओर हाई, इस वाले 30-35 डिग्री के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चली गई। तो ये लो प्रेशर वाला था, ये हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों बना? क्योंकि यहाँ से ऊपर उठने वाली हवाएं इसी भाग में प्रेशराइज कर रही हैं, इसी भाग में उतर रही हैं। इसी तरह से यहाँ से उठने वाली और एक शाखा ऐसे जाएगी। समझ में आई बात? यहाँ से दोनों तरफ हवाएं उठेंगी, ये ऊपर गई और इस तरह से फैली। तो यहाँ से ये दोनों तरफ से ये उठी हवाएं, तो एक हवा चली गई नीचे की ओर, एक डायरेक्शन, एक उसकी शाखा चली गई ऊपर की ओर। तो इस तरह से ये हवाएं आगे बढ़ती हुए इस हाई प्रेशर जोन में उतरती हैं। जैसे ही इस भाग में उतरती हैं तो इस भाग की गर्म हवाएं ऊपर की ठंडी हवाओं से प्रेशराइज होती हैं, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ हाई प्रेशर का मतलब ये किस बात पर निर्भर कर रहा है? क्या पृथ्वी के टेम्परेचर पर? नहीं। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हवाएं यहाँ से उठी और इधर चली गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई? फेरल नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये बताया था कि जब भी हवाएं ऊपर उठेंगी तो
पृथ्वी के ऊपर जो भी हवाएं होती हैं उन पर एक विशेष प्रकार का बल काम करता है, एक फोर्स काम करता है, जिसे कहते हैं कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। कोरियालिस फोर्स ये वो फोर्स है जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। अगर पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट न करती तो ये फोर्स कभी उत्पन्न नहीं होता। तो इस फोर्स के उत्पन्न होने का, जनरेट होने का कारण है पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर रोटेशन। अगर पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी तो कोरियालिस बल काम करेगा। और इस फोर्स की क्या विशेषता होती है? ये हवाओं को चलने की दिशा के या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाता है या क्लॉकवाइज मूव करवाता है। तो फेरल ने सबसे पहले ये बताया था कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में सभी हवाएं अपने चलने की दिशा के क्लॉकवाइज मूव करती हैं और सदर्न हेमीस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। तो जब ये हवाएं ऊपर उठेंगी तो ऊपर उठने के बाद मान लीजिए यहाँ से हवा ये ऊपर उठी, अब दोनों गोलार्ध में चल रही है, इधर फैल रही है। तो जैसे ही ये दोनों गोलार्धों में चलना शुरू करेगी यहाँ से, तो चलने की दिशा के किधर जाना चाहिए इसको? ऊपर वाले को किधर जाना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो कि फिर ये यहाँ से चल के सीधे ऐसे नहीं उतरेगी, यहाँ से ऐसी जाएगी, यहाँ से उठेगी और इस तरफ जाएगी। इस तरफ क्यों जा रही है? कि इसको क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज घूमना है तो इस तरह से आगे की ओर मूव कर जाएगी। तो मूव करते हुए जिस दिशा में जाती है वहाँ से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में टर्न करती है। फेरल ने कहा था हवाएं अपने चलने की दिशा के राइट साइड में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में टर्न करती हैं। तो जो हवा यहाँ से ऊपर उठेगी तो आगे की ओर बढ़ने वाली हवा, आप खुद सोचिए, यहाँ से अगर कोई चीज़ ऊपर की ओर उठ रही है तो ऊपर की ओर उठते हुए उसका राइट साइड किधर हो जाएगा? इस तरफ। इसलिए यहाँ से हवाएं ऐसे चलेंगी इस तरह से, और यहाँ से चलने वाली हवाएं ऐसे चलेंगी। हवा में जो आगे की ओर उठी वो इधर की ओर जाएंगी। यानी हवा में ही जो एयर, जब हम ट्रोपोस्फीयर ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में, तो जो हवा यहाँ से ऊपर गई थी अब उसे अगर उत्तरी गोलार्ध में जाना है तो जाते समय राइट साइड टर्न करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायुमंडल भी घूमता है। तो वायुमंडल कितना घूमेगा और किस दिशा में घूमेगा? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में राइट साइड, सदर्न हेमीस्फीयर में लेफ्ट साइड हवाओं को चलना पड़ेगा। ये फेरल ने पहली बार बताया था, इसलिए उनके नियम, उनके नाम से ये नियम बन गया फेरल का नियम। वो फेरल ने ये बताया कि ऐसा होता क्यों है, तो उन्होंने कहा ऐसा पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। यानी पृथ्वी की घूर्णन गति, जो रोटेशनल जो उसका मूवमेंट है पृथ्वी का, वही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस आधार पर उन्होंने 3 प्रकार के सेल बनाए। अब वो सेल कैसे काम कर रहे हैं, ये सेल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि जब यहाँ से हवा ऊपर उठी, उठने के बाद ये फैल गई, ऐसे फैल गई, फैलने के बाद नीचे उतरती हैं। जब नीचे उतरती हैं तो ये वाली हवा जब नीचे यहाँ उतरेगी तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, तो यहाँ से हवाएं चलना शुरू करेंगी। अब यहाँ से देखो, पहले ऊपर उठी, ऊपर उठ के फिर इस तरह से फैल गई। मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं इक्वेटर पे खड़ा हूँ, तो इक्वेटर से हवा ऊपर उठेगी, ऐसे दोनों तरफ जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 30 डिग्री, 30 डिग्री अक्षांश तक दोनों तरफ, मतलब कर्क और मकर रेखा की ओर जाएंगी हवाएं। ऐसे जाने के बाद यहाँ ठंडी होकर नीचे बैठेंगी। जैसे ही नीचे बैठेंगी तो कर्क और मकर रेखा के आसपास जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पर गर्म हवाओं को ऊपर से धक्का मारेंगी। तो जो ज़मीन के पास गर्म हवाएं, जब उनको ऊपर की हवाएं धक्का मारेंगी तो फिर वो अपनी जगह से विस्थापित होंगी। तो जब अपनी जगह से विस्थापित होंगी तो यहाँ से जो हवाएं चलेंगी वो किस तरह से चलेंगी? इन हवाओं की डायरेक्शन, विद्यार्थियों, इन हवाओं की डायरेक्शन ऐसे होगी, इन हवाओं की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब ऐसा ही क्यों हो रहा है? अभी बताया फेरल ने क्या बोला? चलने की दिशा के राइट साइड टर्न करेंगी। तो जो हवा यहाँ से उठी थी, नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर यहाँ धक्का मारा, तो ज़मीन पर जो हवाएं थीं वो आगे जब बढ़ेंगी तो कहाँ बढ़ेंगी? या तो ऊपर या नीचे। इसलिए इस भाग से हवाएं इधर भी चलेंगी। समझ में आई बात? यहाँ ज़मीन की जो हवाएं होंगी वो ऊपर भी जाएंगी, मतलब उच्च अक्षांशों में भी चलेंगी और निम्न अक्षांशों में भी चलेंगी। ऐसे समझेंगे, ये मान लीजिए पृथ्वी
ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो इक्वेटर से जो हवाएं उठेंगी, इक्वेटर से हवाएं उठेंगी ऊपर, ऊपर गई, कहाँ उतरेंगी? 30 डिग्री पर। ठीक, अब 30 डिग्री पर जब उतर गई, ज़मीन पर पहुंच गई, तो ये हवाएं, यहाँ की हवाएं इस जगह की हवाओं को धक्का मारेंगी। ये हवाएं ऊपर के धक्के से कुछ हवा चली जाएंगी 60 डिग्री की तरफ और कुछ हवाएं चली जाएंगी 0 डिग्री की तरफ। यहाँ की हवाओं को धक्का लगेगा, धक्का लग के दोनों तरफ फैलेंगी, तो कुछ हवाएं चली जाएंगी 60 डिग्री की तरफ और कुछ चली जाएंगी 0 डिग्री की तरफ। देखिए यहाँ वही हो रहा है। यहाँ पर जब हवाओं को धक्का मिला तो कुछ हवाएं चली गई 0 डिग्री यानी इक्वेटर की तरफ और कुछ चली गई सब पोलर एरिया की तरफ। इसे सब पोलर जोन कहते हैं। 60 से 65 डिग्री। सब पोलर इसलिए कहते हैं कि इसके पास में पोल है, इसलिए ये सब पोलर है। जैसे ये उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल है। क्यों? क्योंकि इसके पास में ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल के पास वाला सब ट्रॉपिकल और पोलर के पास वाला सब पोलर। इस तरह से ये क्षेत्र अलग अलग बनाए जाते हैं। तो यहाँ की हवाएं जो थी ज़मीन पर, ऊपर वाली हवाओं ने जब धक्का मारा तो वो ऊपर उच्च अक्षांशों में और निम्न अक्षांशों की तरफ ज़मीन पर चलना शुरू कर दी। ये इस तरह से चलना शुरू कर दी। अब देखिए आप, ये दोनों तरफ चलना शुरू कर दी, तो ये एक साइकिल बन गया कंप्लीट। इधर हवाएं कहाँ चल रही हैं? इस दिशा में। ये वाली हवाएं फिर यहाँ से ऊपर उठेंगी, ये इस तरह से नीचे आएंगी। ये देखिए, ये 60 डिग्री की तरफ चलती थी हवाएं, 60 डिग्री की तरफ चली तो यहाँ से चलने वाली हवाएं, जब यहाँ से चलने वाली हवाएं ये आगे गईं, आगे जाकर यहाँ क्या है? लो प्रेशर। यहाँ लो प्रेशर क्यों बन रहा है? यहाँ हाई प्रेशर था। देखिए यहाँ हाई प्रेशर है, ये पोलर एरिया है, वहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, बहुत ठंडक रहेगी, तो स्वाभाविक है यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ हाई प्रेशर था। हवाएं हमेशा कहाँ चलती हैं? हाई टू लो। तो अब इन दोनों के बीच में कहीं लो प्रेशर होना चाहिए, तभी इधर की हवाएं उधर जाएंगी और ऊपर की हवाएं भी नीचे की तरफ आएंगी, इस तरह से। ठीक इसी प्रकार यहां भी होगा। इस तरह से हवाएं चलेंगी। तो ये जो बीच में एक स्पेशल जोन है, ये है लो प्रेशर जोन। जबकि यहां ठंडक अच्छी खासी है, फिर भी लो प्रेशर है। हमने पढ़ा था प्रेशर किस बात पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर बहुत कम है, फिर भी यहाँ तो टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ लो प्रेशर है। यहाँ लो प्रेशर इसकी तुलना में लो प्रेशर है, इसकी तुलना में लो प्रेशर है, वैसे लो प्रेशर नहीं है। यहाँ इसकी तुलना में लो प्रेशर है। इसकी तुलना में क्यों लो प्रेशर है? क्योंकि यहाँ ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे आई थी, तो उन्होंने धक्का मारा था, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था। तो जब इधर की हवाएं चलना शुरू करेंगी तो या तो नीचे 0 डिग्री अक्षांश की तरफ जाएंगी या ऊपर 60 डिग्री की तरफ जाएंगी। तो ये 60 डिग्री की तरफ चली गई थी। 60 डिग्री के पास जाकर ये हवाएं ऊपर उठेंगी। ये लो प्रेशर जोन है, तो यहाँ हवाएं ऊपर उठेंगी। तो यहाँ से हवाएं गई, देखिए ये गई, ये दोनों तरफ बैठ गई यहाँ आके। अब यहाँ से हवाएं, जब यहाँ की हवाओं को धक्का मारा तो यहाँ से हवाएं चली गई आगे की तरफ, यहाँ पहुँची तो यहाँ से फिर उठ गई ऊपर, ये फिर उठ गई तो फिर वापस आएंगी। कहाँ तक आएंगी? हाई प्रेशर तक, इस तरह से। तो यह हाई प्रेशर जोन यानी 30-35 से चलने वाली हवाएं हॉरिजॉन्टल ज़मीन पर चलेंगी इस तरह से, और यहाँ से चलने वाली हवाएं फिर वापस एक साइकिल बनाएंगी। तो एक साइकिल ये हो गया, इसे कहते हैं फेरल साइकिल या फेरल सर्कुलेशन या फेरल सेल के नाम से जाना जाता है। और नीचे वाले सेल को कहते हैं हेडली सेल या हेडली सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में इससे बहुत प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों। तो आपको यहाँ 3 सेल याद रखने पड़ेंगे और हवाओं के डायरेक्शन याद रखनी पड़ेगी। तो जो पहला सेल बना उसको बोलते हैं हेडली सेल। हेडली सेल कहाँ से बना, कहाँ से हवाएं चली? हेडली सेल में इक्वेटर से ऊपर हवाएं उठती हैं, इक्वेटर से ऊपर उठ गई, उठने के बाद ये कहाँ गई? 30-35 डिग्री सब ट्रॉपिकल जोन में जाकर उतरती हैं और वहाँ उतरकर नीचे की हवाओं को धक्का मारती हैं, तो नीचे की हवाएं फिर से इक्वेटर की ओर आती हैं। इस तरह से एक साइकिल बन जाता है। इसे कहते हैं हेडली साइकिल या हेडली चक्र के नाम से जाना जाता है। हेडली सेल, हेडली साइकिल, हेडली सर्कुलेशन, इतना नाम है इसके। चूँकि इसके बारे में हेडली ने व्याख्या की थी इसलिए उनके नाम से पड़ गया हेडली सेल। हेडली सेल परीक्षा में पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे इक्वेटर से लेकर सब ट्रॉपिकल जोन के बीच में।
इक्वेटर से लेके सब ट्रॉपिकल, या इक्वेटर 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में, यहां पाया जाता है हेडली सेल। हेडली सेल के बाद फिर चूंकि यहां से जब ऊपर की हवाओं ने धक्का मारा था तो एक शाखा चली गई ऊपर, एक शाखा चली गई नीचे, तो यहां से जो शाखा ऊपर की ओर गई थी वो शाखा जाकर यहां फिर लो प्रेशर बेल्ट में ऊपर उठती है और ऊपर उठ के फिर नीचे उतरती है। इस तरह से यहां भी एक साइकिल बनता है। तो ये साइकिल बन गया, देखिए यहां से हवाएं ऊपर उठी, ये ऊपर उठ गई और ऊपर उठ के फिर से यहां पर आकर इकट्ठी हो गई। तो ये वो जगह है जहां दोनों तरफ से ऊंचाई से हवाएं नीचे उतरती हैं। तो देखिए ऊपर से हवाएं नीचे उतरी इस बेल्ट में, इसीलिए यहां पर एक हवाओं का चक्र बना। इसे फेरल ने इसकी व्याख्या की थी, इसलिए उनके नाम से फेरल सेल कहा जाता है। इसके बाद फिर लास्ट में है पोलर साइकिल। पोलर साइकिल में क्या होता है कि हवाएं पोलर एरिया से यानी बहुत अधिक ठंडे भाग से नीचे उतरती हैं। ठंडे भाग से जब नीचे उतरेंगी तो चलने की दिशा के कहाँ जाएंगी? उत्तरी गोलार्ध है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में चलने की दिशा के राइट साइड में। तो जब ऊपर से नीचे आएंगी तो राइट साइड ये कहलाएगा, इसीलिए ये वेस्ट की तरफ चली जाती हैं। इनकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होती है। ये देखिए इनकी डायरेक्शन भी कहाँ थी, ये जो यहाँ से जो हवाएं चली थी, ये वाली जो हवाएं चली थी हाई प्रेशर से इक्वेटर की ओर, इनकी डायरेक्शन क्या थी? वेस्ट की तरफ थी, वेस्ट की तरफ थी, यानी ईस्ट टू वेस्ट कह सकते हैं। और यहाँ से जो ऊपर हवाएं गई थी वो कहाँ से थी? वेस्ट टू ईस्ट। हवाएं जहाँ से चलती हैं वहीं से उनका नाम पड़ता है। तो इनको बोलेंगे ईस्टर्लीज, इनको बोलेंगे वेस्टर्लीज। ईस्टर्लीज माने पूर्वी हवाएं, वेस्टर्लीज माने पछुआ हवाएं, पश्चिमी हवाएं। पश्चिमी या पछुआ एक ही बात है। तो ये पछुआ हवाएं हैं और ये पूर्वी हवाएं हैं। क्लियर हुआ? ये पूर्वी हवाएं और ये वाली कौन सी है? ये वाली। इनकी डायरेक्शन सेम है कि नहीं? ये भी पूर्वी हवाएं हैं। ये इनको बोलते हैं नॉर ईस्टर्लीज। नॉर मतलब नॉर्थ पोल से चलने वाली, नॉर ईस्टर्लीज कहा जाता है इनको। इनको कहा जाता है ट्रेड ईस्टर्लीज, व्यापारिक पूर्वी हवाएं। ट्रेड ईस्टर्लीज व्यापारिक क्यों कहा जाता है ये भी अभी आपको बताते हैं। तो ये भी ईस्टर्लीज हैं, ये भी ईस्टर्लीज हैं, ये वेस्टर्लीज हैं। वेस्टर्लीज कहाँ चलती हैं हमेशा? वेस्टर्लीज चलती हैं कहाँ पर? वेस्टर्लीज हमेशा कहाँ चलेंगी? 30-35 से लेकर 60-65 तक, 30-35 डिग्री से 60-65 डिग्री तक। डायरेक्शन क्या होगी वेस्टर्लीज की? वेस्ट टू ईस्ट। याद क्या रखना है? हवा जहाँ से चलती है वहीं से उसका नाम पड़ता है। अगर वेस्टर्लीज बोल रहे हैं इसका मतलब वेस्ट से चल रही हैं, ईस्टर्लीज बोल रहे हैं इसका मतलब ईस्ट से चल रही हैं। ठीक है? तो ये वेस्टर्लीज हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, इसलिए वेस्टर्लीज कहलाती हैं। इनका रीजन कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है? 30-35 से लेके 60-65 के बीच में, इसलिए इनको बोलेंगे वेस्टर्लीज। ये ध्रुवी हवाएं हैं, इन्हें पोलर विंड भी कहते हैं। पोलर विंड भी ईस्टर्लीज होती हैं, इसलिए इन्हें नॉर्थ ईस्टर्न हवाएं कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न क्योंकि ये नॉर्थ पोल के ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, इसलिए इनको नॉर्थ ईस्टर्न कहते हैं। और चूंकि पोलर एरिया में चलती हैं इसलिए पोलर विंड भी कहते हैं इनको। तो नॉर्थ पोल के पास चलने वाली हवाओं की डायरेक्शन कैसी होगी? ईस्ट टू वेस्ट। बीच में पछुआ हवाओं की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। नीचे की व्यापारिक हवाएं, ये व्यापारिक हवाएं कहलाएंगी। तो ये ट्रेड विंड है। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड, इन 3 भागों में इनको बांटा जाता है। तो ये वाली जो ट्रेड विंड हैं इनकी डायरेक्शन हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होगी। इस प्रकार से ये 3 क्षेत्र अलग अलग होते हैं हवाओं के, और इनमें प्रेशर बेल्ट क्रिएट होते हैं। और इन्हीं हवाओं का जब एक पूरा चक्र बनता है, जब आसमान में एक साइकिल इनका क्रिएट होता है, तो वो साइकिल 3 प्रकार के होते हैं। पहली वाली जो ईस्टर्लीज हैं, ट्रेड ईस्टर्लीज, उनके द्वारा बनाया गया जो साइकिल है, जो सेल है या सर्कुलेशन है, वो हेडले सर्कुलेशन कहलाता है। वेस्टर्लीज द्वारा बनाया गया सर्कुलेशन है उसे फेरल सेल या फेरल सर्कुलेशन कहते हैं। पोलर विंड द्वारा बनाया गया पोलर सर्कुलेशन कहलाता है। इस तरह से 3 प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। क्लियर हुआ? सर्कुलेशन समझ में आया? ठीक इसी तरह के सर्कुलेशन यहाँ भी बन जाएंगे विद्यार्थियों। यहाँ भी इस तरह से सर्कुलेशन बनेगा और यहाँ इस तरह से सर्कुलेशन बनेगा। ये 3 सर्कुलेशन बनेंगे।
क्लियर हुआ? तो ये वो भाग हैं जहां हवाएं नीचे बैठती हैं। देखिए दोनों तरफ से आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, दोनों तरफ से हवाएं इस भाग में नीचे उतरती हैं। जहां हवा नीचे उतरेगी वहां हाई प्रेशर होगा, और जहां हवा ऊपर उठेगी वहां लो प्रेशर होगा। इस भाग से देखिए दोनों तरफ हवाएं उठ रही हैं ऊपर, यहां भी ऊपर उठ गई, इधर भी ऊपर उठ गई, इसलिए यहां लो प्रेशर है। यहां भी देखिए ये ऊपर उठ के गई, इधर भी ऊपर उठ के गई, इसलिए यहां लो प्रेशर। तो जहां से हवाएं उठेंगी वहां लो प्रेशर, और जहां हवाएं धसेंगी नीचे की ओर गिरेंगी वहां हाई प्रेशर होगा। बस इतना आपको याद रखना है। तो हमने ये देखा, यहां क्या जानने की कोशिश की हमने कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर चूंकि घूमती है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार का फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स को कहते हैं कोरियालिस फोर्स। ठीक, कोरियालिस फोर्स की क्या विशेषता होती है? इक्वेटर पे शून्य होता है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। कोरियालिस फोर्स इक्वेटर पर शून्य होता है, और जैसे जैसे पोलर एरिया की तरफ चलते हैं इसका मान बढ़ता चला जाता है। तो कोरियालिस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पाई जाती है? पोल्स पर। पोल पर कोरियालिस फोर्स मैक्सिमम और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। क्लियर हुआ? कोरियालिस फोर्स कहाँ ज़्यादा कहाँ कम? कोरियालिस फोर्स का काम क्या है? कोरियालिस फोर्स का काम क्या है? हवाओं को डायरेक्शन देना, हवाओं को घुमाना, ये उसका काम है। क्या हवाओं की गति को प्रभावित करता है? नहीं, हवाओं की गति से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर हवा जितनी तेज चलेगी उतनी ज़्यादा मूव करेगी, घूमने का काम भी उतना ज़्यादा करेगी। तो कोरियालिस फोर्स हवा की गति पर निर्भर करता है। मतलब कोरियालिस फोर्स से हवा की गति निर्भर नहीं करती। यहां देखना, इस बात का ध्यान रखना, कोरियालिस फोर्स अधिक लगने से हवाएं तेज नहीं होती, बल्कि हवाओं के तेज चलने से कोरियालिस फोर्स तेज हो जाता है। इट मींस कोरियालिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मूवमेंट ऑफ एयर, स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर जितनी ज़्यादा होगी मूवमेंट उतना ही फास्ट होगा, स्पीड ऑफ एयर कम होगी मूवमेंट उतना कम होगा। घुमाव जो होगा उसका, घूमने का जो दर होगी वो उतनी कम होगी। तो कोरियालिस फोर्स का काम हवा को गति देना नहीं है, हवा को दिशा देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोरियालिस फोर्स केवल एयर डायरेक्शन निर्धारित करता है। एयर डायरेक्शन को कम ज़्यादा, एयर डायरेक्शन जो होती है उसको हवा को डायरेक्शन देने का काम करता है, ना कि हवा को गति देने का। हाँ, अगर हवा की गति ज़्यादा होगी तो कोरियालिस फोर्स तेजी से काम करेगा। जितनी स्पीड होगी हवा की, कोरियालिस फोर्स भी उतनी तेजी से काम करेगा। यानी तेज चलने वाली हवाएं ज़्यादा घूम जाएंगी, धीमी चलने वाली हवाएं ज़्यादा नहीं घूमेंगी। ये किसने बताया था? फेरल ने। ये फेरल ने बताया था। ठीक है, तो कोरियालिस फोर्स के बारे में फेरल ने ये बताया था कि कोरियालिस फोर्स जहाँ भी चलता है वहाँ हवाएं चलने की दिशा के राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न करती हैं। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में राइट साइड और सदर्न हेमीस्फीयर में लेफ्ट साइड टर्न करती हैं। अब देखिए, जो व्यापारिक हवाएं 30-35 से आगे आ रही थी भूमध्य रेखा की तरफ, तो चलने की दिशा के राइट साइड में टर्न हो गई। अगर यही हवा दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर की ओर आएंगी तो अब ऊपर की ओर चलने वाली हवाओं की राइट डायरेक्शन किधर होगी? सदर्न हेमीस्फीयर में डायरेक्शन क्या रहती है? लेफ्टवार्ड। फेरल ने यही बताया ना, उत्तरी गोलार्ध में राइटवार्ड और लेफ्ट, और नीचे सदर्न हेमीस्फीयर में लेफ्टवार्ड हवाएं मूव करती हैं। तो इन हवाओं का लेफ्टवार्ड किधर होगा? ये हो गया लेफ्टवार्ड, इसलिए ये इधर घूम गई। इन हवाओं का राइटवार्ड किधर होगा? जब ऊपर से नीचे उतरेगी हवा तो राइटवार्ड ये होगा, इसलिए ये इस तरफ घूम गई। और ये दोनों तरफ की हवाएं आकर कहाँ मिलती हैं एक दूसरे से? इक्वेटर पर। दोनों हवाएं इक्वेटर पर मिलती हैं। इक्वेटर पर मिलती हैं इसलिए वहाँ हम क्या कहेंगे? कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज होती हैं, उनका अभिसरण होता है। हिंदी में कहते हैं हवाओं का मिलन यानी अभिसरण, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स। तो दो हवाएं, ऊपर वाली और नीचे वाली, दोनों इक्वेटर के पास आकर मिलती हैं। और इक्वेटर पर, ज़मीन पर नहीं मिलती ये इक्वेटर पर आकर, चूँकि इक्वेटर पर गर्मी होती है, जब ये हवा यहाँ से उठती है तो गर्म होती है, गर्म होकर ये आगे की ओर संघनित होना शुरू होती है, धीरे धीरे ठंडी होना शुरू होती है,
फैलते हुए। जब बहुत ठंडी हो जाती है तो ठंडी हवा नीचे उतरती है, तो ऊपर से नीचे उतरते समय ये ठंडी रहेंगी, और जैसे ही ये गर्म स्थानों में पहुंचेंगी तो यहाँ आकर फिर गर्म हो जाएंगी, और गर्म होकर आगे फिर हॉरिजॉन्टल चलेंगी। तो इस भाग से इक्वेटर की ओर आने वाली ये व्यापारिक हवाएं गर्म होती हैं, इधर भी वही चीज़ होगी, सेम व्यापारिक हवाएं गर्म होंगी। ये दोनों गर्म हवाएं जब गर्म क्षेत्र में पहुंचती हैं तो यहाँ पर ज़मीन पर एक दूसरे से नहीं मिलती, ये इक्वेटर के पास पहुंचकर फिर से ऊपर उठ जाती हैं और हवा में एक दूसरे से मिलती हैं। इस तरह से ये आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ के ऐसा डायग्राम बनाती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर नीचे गिरती हैं, फिर ज़मीन पर आगे की ओर बढ़ती हैं, बढ़ते हुए फिर ऊपर उठ जाती हैं। इस तरह से इनका लगातार चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को हेडले चक्र कहा जाता है। इसी प्रकार ऊपर वाले चक्र को फेरल चक्र कहते हैं और सबसे ऊपर वाले को पोलर चक्र कहते हैं। इस तरह से 3 प्रकार के साइकिल या चक्र होते हैं जिससे हवाओं का सर्कुलेशन होता है। इसीलिए हवाएं भी 3 प्रकार की बनती हैं। कौन कौन सी? ये स्थायी पवन है, इन्हें परमानेंट विंड कहते हैं। परमानेंट मतलब होता है साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, उनको परमानेंट विंड कहते हैं। तो परमानेंट विंड 3 प्रकार की हो गई। सबसे पहले बोला ये वाली परमानेंट विंड, इसको बोला ट्रेड विंड। ये है ट्रेड विंड, ये है वेस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज हैं, और ऊपर वाली पोलर हैं, पोलर विंड्स हैं। ये वेस्टर्लीज विंड है, पछुआ हवाएं हैं। नीचे वाली ट्रेड विंड है, ऊपर वाली पोलर विंड है। चूंकि पोल से चलती हैं इसलिए नाम पड़ा पोलर विंड। ये वेस्ट से चलती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए पड़ा वेस्टर्लीज। ये ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं इसलिए इनको बोलते हैं ट्रेड, कैसी? ईस्टर्लीज। ये ईस्टर्लीज ट्रेड विंड है, ये वेस्टर्लीज हैं, और ऊपर वाली पोलर हैं। 3 प्रकार की हवाएं हो गई। विद्यार्थियों, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है, इक्वेटर पर तो गर्मी ज़्यादा थी तो लो प्रेशर था, पोल पर सर्दी ज़्यादा थी, हाई प्रेशर था। तो इक्वेटर और पोल पर जो प्रेशर बेल्ट बन रहे हैं वो किसके कारण बन रहे हैं? टेम्परेचर के कारण। ठीक है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना तो लो प्रेशर बन गया, यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो हाई प्रेशर बन गया। इसका मतलब इक्वेटर और पोल पर बनने वाले प्रेशर बेल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेम्परेचर। लेकिन इन बीच के 2 भागों में जो बेल्ट्स बन रहे हैं, ये बेल्ट अजीबोगरीब है, ये टेम्परेचर से डराइव नहीं होते, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर अधिक है, रेगिस्तानी इलाके हैं, फिर भी यहाँ हाई प्रेशर है। और ये सब पोलर जोन है, ठंडा इलाका है, फिर भी यहाँ लो प्रेशर है। तो ये दोनों बेल्ट जो होते हैं, इन दोनों बेल्ट में चूंकि हवाएं या तो उतरती हैं या यहाँ से ऊपर चढ़ती हैं, और ये किस कारण से हो रहा है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। इसीलिए ये 2 प्रेशर बेल्ट, इनको कहा जाता है स्टैटिक या डायनामिक कह सकते हो, गतिजन्य प्रेशर बेल्ट। डायनामिक मतलब गति के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेशर बेल्ट। ये किसकी गति के कारण उत्पन्न हो रहे हैं? पृथ्वी की गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन, रोटेशनल जो पृथ्वी का मूवमेंट है वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि इन दोनों प्रेशर बेल्ट के लिए टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के किस भाग में घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की रोटेशनल मूवमेंट के कारण प्रेशर बेल्ट उत्पन्न होते हैं। तो आप कहेंगे 30-35 डिग्री का हाई प्रेशर बेल्ट और 60-65 डिग्री का लो प्रेशर बेल्ट, ये दोनों पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है। जबकि 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास और पोल के आसपास का जो प्रेशर बेल्ट है ये टेम्परेचर के कारण है। तो कुल मिला के कितने प्रेशर बेल्ट हुए अब बताइए आप? याद रखना बहुत आसान है। इक्वेटर पे चूंकि गर्मी ज़्यादा है तो लो प्रेशर है, अल्टरनेट बस आगे बढ़ना है, लो हाई, याद रखना बहुत आसान है, क्रम से आगे बढ़ना है, लो हाई। टोटल बेल्ट कितने हो गए? 7 प्रेशर बेल्ट हो गए। ये इक्वेटोरियल बेल्ट है, इसके ऊपर फिर ये हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल उत्तरी गोलार्ध में, हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल दक्षिणी गोलार्ध में, लो प्रेशर सब पोलर उत्तरी गोलार्ध में, लो प्रेशर सब पोलर दक्षिणी गोलार्ध में, हाई प्रेशर पोलर उत्तरी गोलार्ध में, हाई प्रेशर पोलर दक्षिणी गोलार्ध में। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 बेल्ट पूरी पृथ्वी पर जनरेट होते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? 7 बेल्ट जनरेट हुए। हवाएं जब जमीन पर चली तो उनका नाम क्या था? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड।
ये ज़मीन पर चलने वाली हवाएं हैं। और जब यही हवाएं आसमान में चलती हैं तो इनको कहते हैं जेट विंड। जेट, ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर उठी थी, फिर यहाँ से ये गई, जैसे यहाँ से ये आसमान में चलेगी तो ये कहलाएगी जेट विंड। यहाँ से हवा ऊपर उठी थी, फिर ये आसमान में चलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाएगी जेट विंड। तो जब ये हवा आसमान में चलती है तो जेट विंड कहलाती हैं, जेट हवाएं कहलाती हैं। ज़मीन पर चलती हैं तो व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाओं के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे हम बात कर रहे हैं कि ये हवाएं व्यापारिक हवाएं क्यों कहलाती हैं। इसका कारण ये है कि पहले चूंकि हम जानते हैं कि यूरोप वासियों का पूरी पृथ्वी पर शासन हुआ करता था, तो वो हर जगह शासन करते थे। तो यूरोप से अपने अपने जलयान लेकर आगे बढ़ते थे। जब जलयान लेकर आगे बढ़ते तो जलयान में व्यापार करने के लिए जलयान ले जाते थे। जलयान में दो चीज़ें होती थी, व्यापार वाला सामान और घोड़े। घोड़े इसलिए क्योंकि वहाँ जहाँ भी डॉकयार्ड होगा या जहाँ बंदरगाह होगा वहाँ उतरेंगे तो उतरते ही वहाँ उन्हें कोई उनके माल को आगे कैरी करने के लिए ट्रेन, ट्रक इत्यादि तो मिलने वाले नहीं हैं। उस समय तो ये सब तो होते नहीं थे। तो क्या करते थे व्यापारी, अपने अपने जहाज़ों में घोड़े और माल दोनों ले जाते थे। जब बंदरगाह पर उतरते थे तो उसी माल को घोड़े पर लादते थे और आगे बढ़ जाते थे। इस तरह से उनके जहाज़ों में दोनों चीज़ें होती थी। तो जब वो यूरोप से चलते थे, यूरोप मतलब ये क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया यूरोप, और इस क्षेत्र में क्या है, हाई प्रेशर है। यूरोप मतलब ये वाला भाग, ये है 30-35, यूरोप मतलब 45 के आसपास। यूरोप जैसे कि आप नक्शे पे देखेंगे तो आपको मिलेगा यूरोप क्षेत्र, ये 45 से लेके और 60 के बीच में है। 45 से 40 से शुरू होता है यूरोपियन क्षेत्र और लगभग 60 डिग्री के आसपास यूरोपियन क्षेत्र है। तो यहाँ से लेके इस भाग में ये यूरोपियन क्षेत्र है। इस यूरोपियन क्षेत्र के व्यापारी जब आगे बढ़ते थे, यहाँ से शुरुआत करते थे, तो जहाँ से अपने हवाई जहाज़ों को लादते थे वहाँ हाई प्रेशर नहीं था, वहाँ सामान्य प्रेशर था। तो यहाँ से अपने जहाज़ों में माल लादते थे, घोड़ों को लादते थे, और वो इतना लाद लेते थे कि ताकि हवाई जहाज़ उनका जो यान है, जहाज़ है, वो जहाज़ थोड़ा उसकी तली वो थोड़ा सा समुद्र तल से ऊपर रहे, नहीं तो डूब जाएगा। तो एक अनुमान उन्हें होता था कि कितना ऊपर रखना है, इतना सामान लादो ताकि उसका एक निश्चित भाग समुद्र से ऊपर उठा रहे तो हम डूबे नहीं। तो जब वो आगे बढ़ते थे एक निश्चित ऊंचाई तक सामान को लादने के बाद, तो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते थे और इस क्षेत्र में पहुँचते थे, यहाँ हो जाता था हवाओं का दबाव, ऊपर से हवाएं नीचे की ओर दबाती थी तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता था। तो जब हवाएं ऊपर से दबाव डालती थी तो यहाँ जहाज पानी के अंदर घुसना शुरू हो जाते थे हाई प्रेशर के कारण। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो जहाज नीचे की ओर धंसना शुरू हो जाएंगे। तो वो व्यापारी घबरा जाते थे कि अब क्या करें। अब उन्हें जहाज को खाली करना पड़ेगा। एक ही उपाय, अपनी जान बचानी है। उन्हें 3 चीज़ें बचानी है। सबसे पहले अपनी जान, दूसरे नंबर पे जो माल भरा हुआ है वो, और तीसरे नंबर पे घोड़े। तो घोड़ों की प्रायोरिटी तीसरे नंबर पे होती थी। इसलिए वो क्या करते थे, अपने जहाज को हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में पटकना शुरू कर देते थे, घोड़ों को फेंकना शुरू कर देते थे। घोड़ों को फेंकते थे। अब उनके दिमाग में एक बात आती थी कि अगर घोड़ा हिम्मत कर गया और पीछे पीछे तैरता हुआ आ गया तो जहाँ हमारा जहाज ऊपर उठेगा फिर से और गुंजाइश रहेगी तो हम घोड़े को फिर से पकड़ के जहाज में डाल लेंगे। और अगर हमने अपना माल फेंका तो वो थोड़ी चलेगा, वो तो गया, एक बार फेंका तो समुद्र में गया सो गया। तो इसलिए वो घोड़ों को फेंकते थे। दूसरी बात एक और थी, आप दूसरे बंदरगाह पर जा रहे हो व्यापार करने, अकेले घोड़े अगर वहां लेकर पहुंचे तो मतलब क्या, फिर व्यापार किस चीज़ का करोगे। तो वो कहते थे कि घोड़े तो वहां किराए के मिल जाएंगे, माल को बचा लो। इसलिए घोड़ों को फेंकते थे। घोड़ों को फेंकने का फायदा क्या था कि हो सकता है घोड़ा तैरते हुए आगे तक आ जाए, और अगर आगे आ गया तो हम उसको वापस ले लेंगे, और नहीं आया, मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन माल कीमती है, उसको नहीं भेजेंगे, उसको नहीं फेंकेंगे ज़मीन में। इसीलिए समुद्र में फेंकते समय व्यापारियों के दिमाग में ये चीज़ रहा करती थी कि हमें अपना सामान और अपनी जान दोनों बचाने हैं, इसलिए घोड़ों को फेंकना ही श्रेयस्कर रहेगा। तो चूंकि इस भाग में घोड़ों की बलि बहुत ज़्यादा चढ़ाई गई, इसलिए नाम पड़ गया अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। इसको इसलिए बोला जाता है
ये वाले भाग हॉर्स लैटिट्यूड, परीक्षा के लिए प्रश्न है, कौन से अक्षांशों को घोड़े का अक्षांश कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। 30 से 35 डिग्री के बीच का अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। क्यों कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड? समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ घोड़ों ने बलि दी थी। अब सामान्य तौर पर अगर कहीं किसी की बलि दी जाए या कोई बलि चढ़ जाए तो उसके नाम से उस जगह का नाम पड़ जाता है कि नहीं? तो बेचारे इतने सैकड़ों हजारों घोड़ों ने बलि दी होगी तो उनके नाम से कुछ तो बने, तो उनके नाम से अक्षांश पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया उनका नाम। तो इस भाग को हॉर्स लैटिट्यूड, और हॉर्स लैटिट्यूड से इक्वेटर की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही हवाएं व्यापारियों को इक्वेटर तक पहुंचने में मदद करती थीं, जहाज़ों को आगे बढ़ाती थीं, व्यापारियों के जहाज़ों को आगे धक्का मारने का काम करती थीं। सारे व्यापारी क्या करते थे? अपने जहाज़ की दिशा उसी तरफ कर देते थे जिस तरफ हवाएं चलती थीं। इसीलिए इनको व्यापारिक हवाएं कहा जाता है, ट्रेड विंड बोलते हैं, व्यापारियों को सपोर्ट करने के कारण। तो ये ट्रेड विंड कहलाई। ऊपर वाली वेस्टर्लीज क्यों कहलाई? क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट चलती थी, इसलिए वेस्टर्लीज कहलाई। और सबसे ऊपर वाली पोलर विंड्स, पोलर विंड क्यों कहलाती हैं? क्योंकि पोलर एरिया से चलती हैं, इसलिए पोलर विंड कहलाई। इन तीनों प्रकार की विंड में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सी ऐसी विंड्स हैं जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं? यानी विंड्स मूव फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड। विंड्स मूव फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड। कौन सी विंड है? लो से हाई की ओर जा रही है। देखो इनमें से कौन सी लो से हाई की ओर है? ये कहाँ जा रही है? ये हाई टू लो जा रही है, 30-35 से 0 की तरफ जा रही है। ये 90 से 60-65 की तरफ जा रही हैं, और ये 30-35 से 60-65 की ओर जा रही हैं। तो लो टू हाई यही चल रही है ना, समझ में आई? तो लो टू हाई चलने वाली हवाओं को वेस्टर्लीज कहा जाता है। तो पृथ्वी पर वो हवाएं जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं, लो लैटिट्यूडनल पोजीशन से हाई लैटिट्यूडनल पोजीशन की ओर जाती हैं, उन्हें कहते हैं वेस्टर्लीज। और ट्रेड विंड हाई टू लो चलती हैं, पोलर विंड हाई टू लो चलती हैं। हुआ क्लियर? अब आपसे परीक्षा में एक प्रश्न और पूछा जाएगा, वो क्या? इनकी एग्जैक्ट दिशा। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलर विंड की डायरेक्शन बताइए, तो क्या बताओगे आप? देखिए, अगर ये पृथ्वी है, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक? अगर कोई हवा ऐसी चले, ऐसी, तो ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी? यहां पर होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है इसलिए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट टू, ये कौन सी डायरेक्शन है? यहां साउथ वेस्ट। अब देखिए ये वाली कौन सी हवाएं? व्यापारिक हवाएं। ये इसी प्रकार की हैं। कहां से चल रही हैं? ऐसी चल रही हैं, ये इस भाग से चल रही हैं, तो ये कहलाएंगी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो व्यापारिक हवाओं की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। इसी प्रकार इनकी हवा बताइए, इनकी बताइए डायरेक्शन। वेस्टर्लीज की डायरेक्शन क्या है? वेस्टर्लीज जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, साउथ वेस्ट टू, ये ऐसी चलती हैं, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक? तो वेस्टर्लीज ठीक इसकी उल्टी चलती हैं। ये ईस्टर्लीज की डायरेक्शन है, ये वेस्टर्लीज की डायरेक्शन है। इस तरह से वेस्टर्लीज चलेंगी। क्लियर हुआ? तो ऐसे पूछा जाता है प्रश्न। इसी प्रकार पोलर विंड्स की डायरेक्शन बताओ। ऊपर वाली पोलर विंड कहाँ चलेंगी? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, क्योंकि ये हवाएं और ये हवाएं दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक? अगर ये फिगर याद रखना है तो एक तरीका और है, व्यापारिक हवाएं और पछुआ हवाएं दोनों को मिला दो तो एस आकृति बनती है, बन रही है, एस आकृति बन रही है ना, बस इतना याद रखना है। एस आकृति बना दो, दोनों हवाएं आ जाएंगी, तो डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? देखो नीचे भी वही है, नीचे उल्टा एस है, ऊपर सीधा एस है और नीचे उल्टा एस है, बन जाएंगी। अब अगला प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सी हवाएं ऐसी हैं जो बहुत तेज चलती हैं?
सबसे तेज चलने वाली हवाएं, पूरी पृथ्वी पर सबसे तेज हवाएं। हम जानते हैं हवाओं के रास्ते में अगर कोई रुकावट ना आए तो हवाएं बहुत तेज चलती हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में रुकावट ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में रुकावट ज़्यादा है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा कॉन्टिनेंटल एरियाज़ हैं, जबकि सदर्न हेमीस्फीयर में मैक्सिमम ओशियन है, मैक्सिमम समुद्री क्षेत्र हैं, और समुद्र के ऊपर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। इसलिए हवाएं तेज़ कहाँ चलेंगी? आपसे कोई परीक्षा में पूछे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में या सदर्न हेमीस्फीयर में, तो आप तुरंत कहोगे सदर्न हेमीस्फीयर में। दक्षिणी गोलार्ध में नीचे हवाएं बहुत तेज़ चलेंगी। अब नीचे भी इक्वेटर टू पोल कहाँ पर सबसे तेज़ चलेंगी? तो इक्वेटर टू पोल जाओगे तो सबसे तेज़ हवाएं चलती हैं 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। 40 से 60 के बीच में मैक्सिमम समुद्री क्षेत्र हैं। 40 से 60 डिग्री के बीच में जब ये हवाएं चलती हैं तो इनके नाम अलग अलग पड़ते हैं। 40 डिग्री वाले क्षेत्र में बोलते हैं गरजते चालीसा। 40 डिग्री वाले क्षेत्र में इनको बोला जाता है गरजते चालीसा, यानी रोरिंग 40s। रोरिंग 40s, गरजते चालीसा। फिर फ्यूरियस 50s, फिर श्रीकिंग 60s, श्रीकिंग 60s। हिंदी में बोलते हैं गरजते चालीसा, भयंकर 50, चीखते 60। ये इनको नाम दिए गए, अक्षांश के अनुसार इनको ये नाम दिए गए। जो हवा जहाँ चलती है उस हिसाब से नाम पड़ते हैं। रोअरिंग 40s, गरजते चालीसा, भयंकर 50, फ्यूरियस 50s एंड लास्ट श्रीकिंग 60s। इनको बोलते हैं चीखते 60। ये 60 डिग्री अक्षांश पर है इसलिए चीखते 60, ये 50 डिग्री पर है इसलिए फ्यूरियस 50s, फ्यूरियस 50s कहलाते हैं। ये रोअरिंग 40s, गरजते चालीसा। तो सबसे तेज हवाएं पृथ्वी पर कहाँ चलती हैं? कोई कहेगा तो आप क्या बोलोगे? आप 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। क्लियर हुआ? 40 से लेके 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में सबसे तेज हवाएं चलती हैं और इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है? तो विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से मैंने जो आपको बताया, डायरेक्शन जिस तरह से मैंने आपको शो की है, समझ में आ रही होगी। सारी तीनों प्रकार की हवाएं समझ में आ गई। तीनों प्रकार की हवाएं कौन कौन सी? व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। और इन तीनों ही हवाओं के कारण हवा में, यानी ऊपर आसमान में जो हवाओं का चक्र बनता है, उस चक्र के 3 नाम हेडली, फेरल और पोलर। हेडली कहाँ से कहाँ तक है? इक्वेटर से व्यापारिक हवाओं के बीच में। ठीक है? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इक्वेटोरियल टू उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आसमान में चलने वाली हवाओं से बनने वाला जो सेल है उसे हेडली सेल कहते हैं। और इसी प्रकार सब ट्रॉपिकल से सब पोलर क्षेत्र में चलने वाला जो सेल है उसे फेरल सेल कहते हैं। और इसके ऊपर सब पोलर से पोलर एरिया में चलने वाला जो सेल है उसे पोलर सेल के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार के सेल और 3 प्रकार की हवाएं, 4 प्रकार के प्रेशर बेल्ट। ठीक? 4 यहां से लेके उत्तरी गोलार्ध में, फिर 3 नीचे या इक्वेटर से 3 ऊपर और 3 नीचे, तो टोटल मिला के हो गए 7। ठीक? किसी भी एक गोलार्ध में पढ़ोगे तो 4 प्रेशर बेल्ट पढ़ोगे। 1 2 3 4। दक्षिणी गोलार्ध में पढ़ोगे तो 4 प्रेशर बेल्ट पढ़ोगे, 1 2 3 4। लेकिन चूंकि ये वाला बेल्ट कॉमन है, ये ऊपर के लिए भी है और नीचे के लिए भी है, इसलिए कुल प्रेशर बेल्ट परीक्षा में पूछे जाए तो बोलेंगे 7। ठीक है? और किसी भी गोलार्ध में कितने प्रेशर बेल्ट होते हैं? तो आप कहेंगे 4। किसी भी गोलार्ध में, चाहे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर हो या सदर्न हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में ही 4-4 प्रेशर बेल्ट का अध्ययन किया जाता है। ये एक कॉमन होने के कारण एक कम कर दिया जाता है, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट बनते हैं। ठीक है? मेरे ख्याल से विद्यार्थियों आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग विद्यार्थियों इसको अच्छे से पढ़ते रहें और वीडियो भी देखें। आप अगर पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जो हवाओं के बारे में मैंने बताया, इसमें अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।